मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, MA उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में हिंदी गद्य के प्रथम प्रश्न पत्र में नाटक, निबंध एवं आलोचना का पाठ्यक्रम है। इसमें जो नाटक लगे हुए हैं उनमें से मैं अंधेर नगरी नाटक पर इस वीडियो में बात करूंगा। पहले अंधेर नगरी के यथार्थ पर बात हुई थी। अब मैं अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु का वैचारिक परिप्रेक्ष्य क्या था, वो तत्कालीन राजनीति और समाज को किस तरह देख रहे थे और वो वैचारिक परिप्रेक्ष्य जो भारतेंदु का था उस नाटक में किस तरह से आया है, इस पर विचार करेंगे। अंधेर नगरी इसलिए अंधेर नगरी नहीं है क्योंकि वहाँ का राजा बुद्धिहीन है और नौकरशाही चालाक। अंधेर नगरी इसलिए भी अंधेर नगरी है क्योंकि भारतेंदु के अनुसार उसमें धर्म और अधर्म में अंतर नहीं किया जाता, ऊंच और नीच में भेद नहीं किया जाता, कुल मर्यादा का लोप हो चुका है। अंधेर नगरी का यह जो चित्रण है यह काल्पनिक नहीं है, यह लेखक की अपने समय की समझ है। लेखक ने अपने समय संदर्भों में समाज को जिस रूप में देखा, समाज में जिस रूप को यथार्थ को वो महसूस कर रहे थे, वह यहाँ इस नाटक के परिप्रेक्ष्य में भारतेंदु के द्वारा लाया गया है। भारतेंदु के इस प्रहसन में पैसा केंद्रीय महत्व की चीज है। तो जो वैचारिक परिप्रेक्ष्य है उस परिप्रेक्ष्य की जब हम बात एक एक करके करते हैं तो भारतेंदु के इस प्रहसन में जो केंद्रीय महत्व की चीज़ है वो है पैसा। टके शेर भाजी टके शेर खाजा का केंद्रीय स्वर इसी सच्चाई को व्यक्त करता है। ब्राह्मण के मुख से भी भारतेंदु ने इसी सच्चाई को उजागर किया है। एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। एक ब्राह्मण के मुख से ये जो संवाद है बाजार दृश्य में, टके के वास्ते हर चीज़ बिकाऊ होने का, टके के वास्ते ईमान बिक रहा है, टके के वास्ते झूठ को सच किया जा रहा है, सच को झूठ किया जा रहा है, टके के वास्ते जाति बिक रही है, धर्म बिक रहा है, सब कुछ टके के वास्ते बिक रहा है। तो ये जो पूंजीवाद, ये बाजारवाद जिस तरह वहाँ व्यवस्था जो कायम कर रहे हैं अंग्रेजी शासन के तहत, और टके को ही सब कुछ बना दिया है, मूल्य और नैतिकता सब खत्म हो गई हैं, उस टके को केंद्र में रखकर, उस समय समाज के संदर्भों में टके को केंद्र में रखकर और अपनी बात को वो कहना चाहते हैं कि समाज में ये जो पैसे की कीमत है बाज़ार में, ये किस तरह से नंबर 1 पर प्रतिष्ठित हो गई है। उपर्युक्त संवाद टके शेर भाजी टके शेर खाजा के कथन को नया अर्थ देता है। टके की जो सत्ता है, टके की जो सत्ता स्थापना है इस संवाद के द्वारा, और भारतेंदु इस अर्थ को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मतलब सभी वस्तुओं के एक दाम से नहीं, या जो उसका व्यापक अर्थ ध्वनित होता है, अर्थ निकलता है
तो इसका मतलब सभी वस्तुओं के एक दाम से नहीं है, वरन हर चीज़ बेची और खरीदी जा सकती है इससे। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये नहीं टके से बिक रही है, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हर चीज़ बिकाऊ हो गई, नैतिकता, मूल्य, ईमान सब बिकाऊ हो गए। तो यहाँ जो हर वस्तु है उसके बेची और खरीदे जा सकने की स्थिति के संदर्भ में और एक टके सेर भाजी टके सेर खाजा के कथन को नया अर्थ देते हैं। यह विशेषता युग के बदलने की सूचक है और पूर्व से भिन्नता को दर्शाने वाली केंद्रीय विशेषता है। तो जो युग संदर्भ बदल रहे उसकी यह सूचक है कि टके में हर चीज़ बेची जा सकती है। पैसे के इस महत्व ने समाज में पूर्व विद्यमान मूल्य व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। जो ये पैसे का जो महत्व है ये स्थापित कैसे होता है? जो अंग्रेजी व्यवस्था, नए ढंग की व्यवस्था यह कायम की गई है और हमारी जो पहले की व्यवस्था यहाँ कायम थी, उस व्यवस्था में जो सबसे बड़े मूल्य के रूप में उन्होंने जो अंग्रेज़ों ने जो यहाँ प्रोजेक्ट किया वो था बाजार, और बाजार का मतलब था पैसा। तो यहाँ पर ये जो टके की स्थिति है इसमें इसने पैसे के इस महत्व ने समाज में पूर्व विद्यमान मूल्य व्यवस्था, जो हमारा मूल्यवान समाज था, हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्य थे, उस मूल्य व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। वो मूल्य व्यवस्था अब मूल्य की बात नहीं, अब तो हर मूल्य टके से बिक रहा है, हर मूल्य पैसे से बिक रहा है। तो केंद्रीय महत्व यहाँ पर अंग्रेजी व्यवस्था ने और पैसे को यहाँ स्थापित कर दिया। अंग्रेजों ने जो राज्य व्यवस्था कायम की, यह उस नई व्यवस्था की केंद्रीय पहचान है, बाजार और पैसा। अंग्रेजों की जो नई व्यवस्था है उसके केंद्र में है बाजार और पैसा। भारत में जो सामंतशाही पहले विद्यमान थी उसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर समाज में मनुष्य की प्रतिष्ठा थी, लेकिन अब प्रतिष्ठा का यह आधार समाप्त हो रहा था। इसका स्थान पूंजी या पैसे ने ले लिया, इसका स्थान पूंजी या पैसे ने ले लिया। तो भारत में जो सामंतशाही चल रही है पहले से, उसमें धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर हम भले ही हमारा समाज बटा हुआ था, पर उसके आधार पर कुछ मूल्यों के साथ समाज में मनुष्य की प्रतिष्ठा थी। लेकिन अब प्रतिष्ठा का आधार जो परंपरागत था वो समाप्त हो गया और इसका स्थान पैसे ने ले लिया, पूंजी केंद्र में आ गई। लेकिन पूंजी के वर्चस्व के इस युग में धर्म, जाति, लिंग के भेद समाप्त हो गए थे। ये अच्छाई की बात है। जब केंद्र में पूंजी आई तो जहाँ धर्म, जाति और लिंग की जो असमानताएं थी हमारे यहाँ, भेदभाव था जो हमारे यहाँ, वो भी समाप्ति की ओर थे या समाप्त हो रहे थे या उन पर उन्होंने चोट की। पूंजी ने केंद्र में आकर लिंग, धर्म, जाति आदि के भेदों पर चोट की एक तरह से। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहलू कहा जा सकता है। भेदभाव, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव किया जाना अनुचित है, यह विचार उस युग में, भारतीय हिंदू के युग में धीरे धीरे फैल रहा था, या कहें कि ये विचार तेजी के साथ विस्तार पा रहा था। भारतीय हिंदू संभवतः इस नए दृष्टिकोण को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है कि तीसरे दृश्य में वे मेहनत से कहलाते हैं। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न की जय वास। कोकिल बाईस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाढ़िम विषय, जहानन को विवेक। इन पंक्तियों से यह जाहिर है कि वे इस राज्य व्यवस्था की आलोचना इस बात को लेकर कर रहे हैं कि यहाँ विवेक के आधार पर मनुष्य में अंतर नहीं किया जा रहा है। यहाँ मूर्ख और पंडित में, कवि और कोयल में,
अंतर करने का विवेक नहीं है। ऐसी व्यवस्था जिसमें इस तरह का विवेक न हो, इसको वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर इतना सा कहा जा सकता है कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य और उन सांस्कृतिक मूल्यों में जो कुछ रूढ़िवाद था और कुछ जड़ता थी, या कह सकते हैं असमानता मूलक जो विचार थे कुछ, वह भी इस पूंजीवादी व्यवस्था के आने में और टूट रहे थे और समानता रूपी विचार आगे फैल रहे थे। हालांकि अपनी समाज व्यवस्था के जो चल रही थी उसके भारतेंदु पक्षधर दिखाई देते हैं एक तरह से, और वो कवि और कोयल में अंतर करने का विवेक चाहते हैं जो इस व्यवस्था में नहीं है। वो ऐसा चाहते हैं कि मूर्ख और पंडित में जहाँ विवेक हो, यानी कि विवेक के आधार पर मनुष्य में अंतर किया जाना चाहिए, इस बात को कहते हैं। ये भारतेंदु की सीमा है। लेकिन जब वैचारिकता और आधुनिक अवधारणाएं आगे बढ़ती हैं और पूरे दुनिया के लेवल पर किसी न किसी रूप में अमेरिकी समाज में कहें तो नस्लवाद की श्रेष्ठता, वाइट मेंस की, वो वहाँ पर विद्यमान थी, और दूसरे समाजों की बात करें तो ऊंच नीच के रूप में कहीं न कहीं वहाँ विभेद विद्यमान थे। और हम बात अपने भारतीय समाज की करते हैं तो यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था के रूप में ऊंच नीच चीज़ें विद्यमान थी। जब वो कोई पुरानी व्यवस्था खत्म होती है और अनागत नई व्यवस्था आती है तो उस व्यवस्था से काफ़ी समय तक उस समय के लोग, जो परिवर्तन का दौर है, चिपके रहना चाहते हैं पुरानी से, तो ये उनकी अपनी सीमा है। लेकिन फिर भी इतना कहा जा सकता है कि पैसा को केंद्रीय व्यवस्था बनाकर जो इस समाज व्यवस्था को जिस तरह से अंग्रेजी सरकार छिन्न भिन्न करती है, वो उस युग का यथार्थ है। और भारतेंदु बड़ी पेनी दृष्टि से अपनी इन बातों को यहाँ रखते हैं। आज के इस वीडियो में यहीं तक वैचारिक परिप्रेक्ष्य में एक इस पहलू जो केंद्र में पूंजी को लाना और धर्म लिंग जाति का समाप्त होना, इसके अलावा जो वैचारिक परिप्रेक्ष्य है वो मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। आज के इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।